नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अफसर अली, आप देख रहे हैं एशियन न्यूज एनसीआर। आपका स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म में जहां पर देश के अलग अलग हिस्सों से सोशल एक्टिविस्ट आज लाइव हैं, क्योंकि वो दिलाना चाहते हैं आईपीएस संजीव भट्ट को इंसाफ। 1990 में बिहार में एक रथ यात्रा को लेकर एक व्यक्ति की जान चली जाती है। इसी केस को लेकर संजीव भट्ट का इस केस से कोई लेना देना नहीं था, फिर भी सरकार द्वारा एक अत्याचार उन पर किया जाता है और उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। लगभग 2 साल से वो अब जेल में हैं। इसी आईपीएस संजीव भट्ट को इंसाफ दिलाने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से सोशल एक्टिविस्ट आज हमारे साथ लाइव हैं। आप भी देख सकते हैं, जैसे विनय दुबे आज हमारे साथ लाइन पर हैं, और मैं बात करना चाहूँगा श्वेता भट्ट, संजीव भट्ट की वाइफ भी हमारे साथ लाइव पर हैं, और अनुपम त्रिपाठी भी लाइव पर हैं, और सऊदी अरब से सैयद एहतशाम रिजवी भी लाइव हैं, मोहम्मद अशरफ भी हमारे साथ लाइव हैं, और शफीक अहमद भी हमारे साथ लाइव हैं। और माफ़ी चाहते हैं कि इस वक्त हमारे साथ अभी डांडिया और वली रहमानी जाने माने सोशल एक्टिविस्ट लाइव नहीं आ पाए हैं, लेकिन अगले सेशन में, अगले प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद रहेंगे। आइए दिखाते हैं और करते हैं, इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से आईपीएस संजीव भट्ट को इंसाफ दिलाया जाएगा और किस तरीके से ये सोशल एक्टिविस्ट संजीव भट्ट के लिए आवाज उठा रहे हैं। जरा सुनिएगा आप भी। एशियन न्यूज, आपकी आवाज। नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। फिलहाल सकुशल अहमदाबाद से मुंबई अपने घर पहुंच चुका हूं। आप तमाम हजारों मैसेजेस के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आईपीएस संजीव भट्ट के लिए जिस तरह से देश के कोने कोने से आवाज उठ रही है, वो कहीं न कहीं ये दिखाती है कि हम आज भी एक हैं। जिस तरह से हमारे दिलों में नफरत पैदा की गई, जिस तरह से हिंदू मुसलमान में आपस में बांट दिया गया, आज उसके बावजूद भी एक हिंदू आईपीएस संजीव भट्ट के लिए करोड़ों मुसलमान एक तरह से आगे आए हैं। हम हिंदू भाई इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, जो गलत तरीके से संजीव भट्ट को जेल में रखा गया है। आगामी 14 तारीख को मैं दिल्ली आऊंगा और वहां पे आईपीएस संजीव भट्ट के परिवार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की जा रही है, जिसमें ये एक तरह से कार्रवाई करने की मांग की जा रही है कि जिस तरह से गलत तरीके से आईपीएस संजीव भट्ट को गिरफ्तार करके जेल डाला गया है, उन्हें आजीवन कारावास कहा गया है, उसके लिए वापस से इस पे विचार किया जाए। तथ्यों के आधार पर, मेरिट के आधार पर वापस से इस केस की सुनवाई हो, सारे तथ्यों को देखा जाए, फैक्ट्स को वेरीफाई किया जाए, उसके बाद ये सजा मुकर्रर की जाए। तो कहीं न कहीं ये जब सारी चीजें सही तरीके से हमारे माननीय न्यायालय न्यायाधीश के समक्ष जाएगा, तो कहीं न कहीं उनके रिहाई का रास्ता बनेगा। तो इस तरह का प्रयास हमारी तरफ से चालू है। आप तमाम लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, खास तौर पे सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं से, पूरे देश के, पूरे विश्व के, कि अब हमें एकजुट होके आईपीएस संजीव भट्ट की रिहाई के लिए आवाज उठाना है। ये सरकार ने मेरी सोशल मीडिया ब्लॉक करके रखी है, बंद करी हुई है, उसके बावजूद भी मुझे जहां जहां से मौका मिलेगा मैं अपनी बात आप तक रखूंगा। इस समय फिलहाल में ट्विटर हैंडल मेरा चल रहा है @THE_विनय दुबे। इस पे आप फॉलो करके मेरी वीडियोस को आप ले सकते हैं। अगर आप यूट्यूब चैनल चलाते हैं तो निवेदन करूंगा ये वीडियोस आप उठा के अपने चैनल पे चला के लोगों तक मेरी बात पहुंचाएं, क्योंकि अब ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक आईपीएस संजीव भट्ट अपने घर वापस नहीं आ जाते। और बिना आपके हाथ के सहारे के मैं अधूरा हूं, संजीव भट्ट का परिवार अधूरा है। तो मैं निवेदन करता हूं, हाथ जोड़ के आगे आएं और आईपीएस संजीव भट्ट की रिहाई के लिए कृपया मदद करें। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं आपके सामने अमन रिजवी। और जिस तरह आप देख रहे हैं कि क्या संजीव भट्ट के लिए हम लोग आवाज उठा रहे हैं, और मैं भी लगातार कई महीने से इस पे आपको अवेयर कराने की कोशिश कर रही हूँ कि आईपीएस संजीव भट्ट जो बेगुनाह होकर इस वक्त जेल में है, और वो उनका जुर्म सिर्फ इतना था कि उन्होंने गुजरात मॉडल को एक्सपोज करा था। उन्होंने बताया था कि गुजरात में किस तरह जो ये प्री प्लान गोधरा कांड हुआ था, प्री प्लान जो ये दंगे हुए थे, जहां भारी तादाद में मुसलमान कम्युनिटी को टारगेट करा गया था। इस वाली बात को बताने के गुनाहगार संजीव भट्ट साहब थे, जिसकी सजा उनको इतनी मिली कि उनके पीछे बीजेपी सरकार हाथ धो के पड़ गई थी।
और एक के बाद एक उनको स्कैंडल में फंसाया जा रहा था। पहले उनको किसी 2-3 लड़कियों को, 2-3 औरतों को उनके पीछे लगा दिया गया, जिन्होंने अपने ऊपर सेक्सुअल हरेसमेंट का इल्जाम लगाया। लेकिन उस मुकदमे से भी संजीव भट्ट जो है वो बाइज्जत बरी हो गए। उसके बाद फिर उनके ऊपर जो उनको फंसाने की कोशिश करी गई, फिर उनपे ड्रग्स का उनपे कुछ इल्जाम लगा, वहां से भी वो बाइज्जत बरी हो गए। लेकिन किसी न किसी तरह बीजेपी को उनको जेल में ही डालना था। फिर बहुत पुराना केस 1990 का, जब रथ यात्रा निकली थी बाबरी मस्जिद शहीद होने का, जब वो पूरा का पूरा एक स्कैंडल चल रहा था और शहीद नहीं हुई थी, 1990 की बात है ये। तो अब संजीव भट्ट की जो पोस्टिंग थी वो बिहार में थी, तो वहीं कस्टडी में एक बंदा मारा जाता है। जब रथ यात्रा रोकने की जो एक रोकी गई थी, तो वहां पर एक बंदा पुलिस कस्टडी में मारा जाता है। लेकिन उस कस्टडी में संजीव भट्ट का कोई लेना देना नहीं था। इवन न तो वो संजीव भट्ट के कस्टडी में थे, न संजीव भट्ट उस वक्त वहां पर थे। लेकिन उस पुराने केस में बीजेपी सरकार ने संजीव भट्ट को फंसाकर उम्र कैद की सजा देकर गुजरात की जेल में इस वक्त डाल रखा है। हालांकि उनकी फैमिली बहुत इशू उठा रही है, बहुत ज्यादा उनकी फैमिली को प्रॉब्लम हो रही है, उनकी फैमिली बहुत ज्यादा क्राइसिस में, बहुत ज्यादा आवाज उठा रही है। लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी किसी के कान पर जू नहीं रेंग रही, कोई कहीं से कहीं तक कोई उनके लिए मदद के लिए आगे नहीं आ रहा। अब हम लोगों ने एक बीड़ा उठाया है, हम लोगों ने एक कोशिश करी है, एक पहल करी है, और हम लोग चाहते हैं आप तमाम लोग जो हमें सुन रहे हैं, जो हमें देख रहे हैं, कि आप प्लीज संजीव भट्ट के लिए आवाज उठाएं, उनके लिए एक मुहिम चलाएं और कहें, सरकार से सवाल करें कि आईपीएस संजीव भट्ट भी जो है वो बेगुनाह है और उनको जेल से बाहर आना चाहिए। और आपने जिस तरह देखा कि उनकी फैमिली को भी लगातार टॉर्चर करा जा रहा है, उनकी फैमिली को कभी मकान तोड़ा जा रहा है, कभी उनको डराया जा रहा है, कभी उनके बराबर से गाड़ी निकाली जा रही है ताकि एक खौफ बना रहे और वो भी चुपचाप होकर बैठ जाए। और इल्जाम उन पर क्या है कि पुलिस कस्टडी में मारा गया। तो अगर आपको याद हो, हम लोग इंडियन हैं और हिंदुस्तान का कोई थाना या कोई जेल ऐसी होगी कि जहां पर पुलिस कस्टडी में आज तक कोई ना मारा गया। हर एक बंदे ने मारा है, हर एक बंदे से मरा है और पुलिस कस्टडी में मरा है, कभी इंक्वायरी के नाम पे। और बहुत ज्यादा मजलूम भी मरे हैं। अभी आपने देखा लॉकडाउन में कितने लोग मरे थे पुलिस कस्टडी में। अगर आपको सेंगर याद हो, सेंगर ने जिस लड़की का रेप करा था उसके बाप को पुलिस कस्टडी में मरवा दिया था। तो ये पुलिस कस्टडी का जो ड्रामा कर रहे हैं कि पुलिस कस्टडी में मारा था, जो इलीगल था, ये इलीगल था या नहीं था वो तो बात की बात है। लेकिन पुलिस कस्टडी में अगर यही एक आधार बनाकर गवर्नमेंट ने संजीव भट्ट को जेल में डाला है, तो फिर तो तमाम पुलिस ऑफिसर जेल में होने चाहिए, क्योंकि हर पुलिस वाले ने कहीं ना कहीं कितने लोगों को कस्टडी में मारा होता है, लेकिन उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती। तो आप लोगों को इस बात के लिए एक्शन में आना चाहिए, क्योंकि आईपीएस संजीव भट्ट एक पुलिस ऑफिसर है और ऑफिसर का काम जो होता है वो समाज में फैल रही गंदगी को दूर करना होता है, ना कि जेल में सड़ाना होता है। अगर वो सच में एक अच्छे ऑफिसर हैं तो उनको जेल में नहीं होना चाहिए। और यही मुहिम हम लोग चला रहे हैं, जिसमें हमें आप सबकी सपोर्ट चाहिए। तो आप प्लीज आइए, हमारी सपोर्ट करिए, हमें मजबूत करिए और उनकी फैमिली को सपोर्ट करिए। और आईपीएस संजीव भट्ट के लिए आप इसी तरह लगातार आवाज उठाइए, क्योंकि मैं शुरू से ये वाली बात भी कहती चली आ रही हूँ, आप ये मत देखिए आप कमजोर हैं, आप ये मत देखिए आप लाचार हैं, क्योंकि एक चींटी भी हाथी की मौत की वजह बन जाती है। तो शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। हाँ जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, हेलो सभी भाइयों को। शुक्रिया करना चाहता हूं मैं एशियन न्यूज के अपने मित्र सहयोगी रिपोर्टर साहब को, जर्नलिस्ट साहब को, जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया, ये मौका दिया कि मैं ये डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं और उनके प्लेटफॉर्म पे शेयर करूं। संजीव भट्ट जी के लिए, जी हाँ, संजीव भट्ट वो आईपीएस बहादुर आईपीएस अफसर है जो जेल में सड़ रहे हैं गुजरात सरकार के कारण से, गुजरात सरकार के विंडिक्टिव एटीट्यूड के कारण से और प्रधानमंत्री के स्वयं और अमित शाह जी के स्वयं विंडिक्टिव एटीट्यूड के कारण से। Sanjeev Bhatt ji, in my opinion, does not belong in jails. He belongs among the civil society and he deserves medals and trophies. और बहादुरी के लिए उनको अवार्ड मिलना चाहिए। सत्य के लिए उन्होंने आवाज उठाई, सत्य के लिए वो लड़े, जो उनको सही लगा उन्होंने किया और इसकी सजा उनको मिली है जेल के माध्यम से। एक 30 साल पुराना कस्टोडियल डेथ का केस खोला जाता है, रीओपन होता है
वो भी इत्तेफाक की बात है, संयोग की बात है। कोइंसिडेंटली देखिए उसी दिन खोला जाता है जिस दिन के सवेरे वो सुप्रीम कोर्ट में अपना एफिडेविट फाइल करते हैं गुजरात सरकार के खिलाफ और स्वयं पर्सनली मोदी जी के खिलाफ, और उसमें कुछ वो जिक्र करते हैं सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के सामने, जिसमें विच पुट्स मोदी जी इन एन एम्बैरेसिंग पोजीशन। उसके बाद उनके खिलाफ वही केस रीओपन होता है, प्रोसिक्यूशन होती है, और आज वो जेल में पिछले 1 साल से सड़ रहे हैं। मैं सभी भारत को कहना चाहता हूं कि संजीव भट्ट के लिए अब भारत एक कैंपेन चलाएगा, और जिसके लिए भारत ने संघर्ष शुरू कर दिया। हमारे सहयोगी विनय दुबे जी, काजल निषाद जी, श्वेता भट्ट जी को जो मिसेज है संजीव भट्ट जी की, उनसे मिल चुके हैं, मीटिंग कर चुके हैं, और अब पूरे भारत में जस्टिस फॉर संजीव भट्ट, फ्री संजीव भट्ट कैंपेन चलाया जाएगा, और इवेंचुअली कोर्ट के माध्यम से, संविधान के माध्यम से, हर कानूनी तरीके से संजीव भट्ट जी को जल्दी बाहर निकाला जाएगा जहां वो बिलोंग करते हैं, सिविल सोसाइटी में, ताकि वो। नमस्कार, मैं एहतशाम रिजवी आप सभी के समक्ष भारत सरकार और भारत के उच्च अदालतों के समक्ष अपनी बात रखना चाहता हूँ संजीव भट्ट को लेकर के। संजीव भट्ट IPS, जो कि एक निहायत ही ईमानदार, मेहनती और इस देश की सेवा करने वालों में से एक, इन्हें गलत इल्ज़ामों के तहत एक बहुत लंबे अरसे से जेल की सलाखों के पीछे डाला गया है। आज उस जैसे ईमानदार की इस देश को सख्त से सख्त ज़रूरत है। मैं अपील करना चाहता हूँ, मैं अपील करता हूँ देश के उच्च न्यायालय से कि जल्द से जल्द संजीव भट्ट को इंसाफ मिले और उन्हें रिहा किया जाए। हमारे भारत की रीति रही है, हमारे भारत का संकल्प रहा है कि भले 100 गुनहगार छूट जाएं मगर एक बेगुनाह को सज़ा नहीं होनी चाहिए। अगर संजीव भट्ट जैसे ईमानदार व्यक्ति को सज़ा मिल जाती है, उनके घर को फोड़ दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है, तबाह कर दिया जाता है, खंडहर बना दिया जाता है, तो हमारे भारत के लिए शर्म की बात है। आज के दौर में जब भ्रष्टाचार चरम सीमा पर हो, तब अगर संजीव भट्ट जैसे लोग ईमानदारी से काम करना चाहें तो उन्हें जेल की सलाखों के पीछे ठूस दिया जाता है, जो कि निहायत ही गलत है। हमारे देश को संजीव भट्ट जैसे IPS को ये ज़रूरी है कि वो पब्लिक के बीच रहें और अपना काम करें, अपने काम को अंजाम दें। हमारे देश को आज ऐसे अधिकारियों की सख्त से सख्त ज़रूरत है, जबकि हमारे देश में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच चुका है। हमारे देश में तरक्की ठहर सी गई है, हमारे देश में हर तरफ तबाही मची हुई है। ऐसे ईमानदार व्यक्तियों को हम सबको मिलकर के साथ देना होगा और ऐसे ईमानदार व्यक्तियों को आज़ाद कराना होगा अपने वतन के लिए, अपने मुल्क और अपने इस तिरंगे के लिए। अगर आप सब सहमत हैं तो आप सब एक आवाज़ बनकर, किसी भी राजनीतिक पार्टी के हों, किसी भी धर्म के हों, एक आवाज़ बन के एक ईमानदार आदमी के लिए, एक मेहनती आदमी के लिए, एक देशभक्त इंसान के लिए आप सब अदालत से रिक्वेस्ट करें, अपील करें, और अदालत से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, अपील करता हूं कि जल्द से जल्द संजीव भट्ट को रिहा किया जाए। जय हिंद, जय भारत। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अमन का पैगाम, एक फेसबुक का पेज, एक प्लेटफॉर्म जो ज़मीन पर भी काम करता है और सोशल मीडिया पर भी काम करता है, साथ साथ मुल्क में अमन शांति भाईचारे की बात करता है और सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करता है। सबसे पहले तो मैं एशियन न्यूज़ को आभार व्यक्त करना चाहूँगा। मैं उनका आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि संजीव भट्ट जी के बारे में अपनी बात रख सकूँ और बात आपको बता सकूँ। मेरे लिहाज से, अमन का पैगाम की पूरी टीम के लिहाज से मैं बात कर रहा हूँ, संजीव भट्ट जी बेकसूर हैं, उनको फेयर ट्रायल बिल्कुल भी नहीं मिला है। 1990 में जब जोधपुर में दंगे भड़क जाते हैं, आपको याद होगा आडवाणी जी की रथ यात्रा निकली हुई थी, लालू प्रसाद जी ने उस यात्रा पर रोक लगा दिया। भारत बंद के दौरान ये दंगे भड़कते हैं और इन दंगों के चलते 133 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इन 133 लोगों में से एक शख्स की मौत किडनी फेलियर से हो जाती है। ये आप लोगों को इत्तला होगी, फिर भी मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे रहा हूँ। अब ये मौत 18 दिन बाद
ये हिरासत में नहीं होती, हिरासत में वो बंदा बीमार नहीं होता, 18 दिन बाद ये बंदे की मौत होती है। ये शख्स की मौत आने के बाद में इसको जब वापस के घर वाले ले जा रहे होते तो वीएचपी वाले, जहाँ ये रास्ते में रुकते हैं चाय पानी के लिए, मृतक के परिवार वाले, तो वीएचपी वाले उनको कहते हैं कि भाई इसका पोस्टमार्टम कराइए, आपको कुछ पैसा मिल जाएगा। बाद में इसकी मौत की जिम्मेदारी हमारे आईपीएस जो संजीव भट्ट जी हैं उनके सर पे डाल दी जाती है कि ये उनकी टॉर्चर की वजह से इसकी मौत हो गई है। बहुत सारे डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स हैं। अदालत में जब कार्रवाई होती है तो गुजरात के जो सीएम है उस समय के सीएम जो नरेंद्र मोदी जी आज हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, ये इनकी सरकार एक याचिका अदालत में डालती है कि 1990 के इस हत्या वाले मामले में संजीव भट्ट जी को के ऊपर कोई कार्रवाई ना की जाए। लेकिन बाद में 2011 में जब संजीव भट्ट जी उस मीटिंग में 2002 की उस मीटिंग में मौजूद होने का दावा करते हैं, जिस मीटिंग में उस वक्त के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा कि भाई हिंदुओं को अपनी भड़ास, अपना गुस्सा मुसलमानों पर निकालने दो, उस मीटिंग में उपस्थित होने की बात करते हैं। जब ये बात करते हैं तो ये याचिका अदालत से भारतीय जनता पार्टी की गुजरात सरकार जो होती है वो वापस ले लेती है। अगर संजीव भट्ट जी उस मामले में मुलविस नहीं थे, 1990 वाले हत्या वाले मामले में मुलविस नहीं थे, तो आपने वो याचिका डाली क्यों थी? अब अगर जब वो मुलविस थे तो ये विजिल ब्लोइंग के बाद में, ये खुलासे के बाद में वो याचिका आपने वापस क्यों ली? ये सबसे बड़ा सवाल बनता है। कोई भी जब ट्रायल होती है उस मामले पे, उस ट्रायल के मामले पे डिफेंस के किसी भी गवाह को पेश होने की अनुमति नहीं होती है। ये सारी कारस्तानी होती है। एक फेयर ट्रायल जो भारत का हर नागरिक डिजर्व करता है, चाहे उसका पोस्ट कोई भी हो, वो फेयर ट्रायल उनको नहीं मिलता। हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के माननीय जो जजेस होते हैं वो आ जाते हैं कि हमारी जुडिशरी कहीं और जा रही है आज के इस दौर में। और ये संजीव भट्ट जी का जो केस है, ये उस बात का, उन जजेस की जो बातें थी उन बातों की पुष्टि करता है कि आज अच्छे लोगों को फेयर ट्रायल नहीं मिल रहा है। अगर अजमल कसब जैसे लोगों को, अगर अफजल गुरु जैसे ये आतंकवादियों को फेयर ट्रायल मिल सकता है, तो संजीव भट्ट जी जो आईपीएस अधिकारी, इंडियन पुलिस सर्विस के अधिकारी है, उनको ये फेयर ट्रायल क्यों नहीं मिल सकता? उनकी परिवार की सुरक्षा जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वाई सिक्योरिटी उनको देनी चाहिए, बिल्कुल मिनिमम सिक्योरिटी उनको दी जाती है। उनके परिवार को प्रताड़ित किया जाता है। इनको अरेस्ट करने के बाद, उम्र कैद होने के बाद में भी उनके परिवार को प्रताड़ित किया जाता है। उनके जो घर की बिल्डिंग जो लीगल थी, उस बिल्डिंग को तोड़ दिया जाता है। इनकी पत्नी को का एक्सीडेंट भी करवाने की कोशिश की जाती है। सोचिए इन बातों के बारे में। क्या अभी समय नहीं आया है कि हमको और आपको ना सिर्फ संजीव भट्ट जी के लिए, बल्कि वो कांस्टेबल भी जो संजीव भट्ट जी के साथ इस मुकदमे में, इस वाकये में, इस मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं, उन कांस्टेबल्स के लिए भी हमको आवाज उठानी चाहिए। और ऐसे कई बेगुनाह लोग हैं जो आज परेशान हैं, हमारे जो मुल्क की जो अदालतें हैं और जिसके ऊपर सरकार का दबाव होता है, नेताओं का दबाव होता है, और दबाव के चलते जो जजमेंट आ जाता है डे टू डे बेसिस पे हियरिंग करा के। बलात्कारों के मामलों पर डे टू डे हियरिंग नहीं होती, मॉब लिंचिंग के मामलों पर डे टू डे हियरिंग नहीं होती, लेकिन हाँ, जो सरकार के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत करेगा, उन आईपीएस ईमानदार अफसरों पर कार्रवाई करने के लिए उनके ऊपर जो केसेस चल रहे हैं उनकी डे टू डे हियरिंग होना जरूरी है, एक चीज। और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, अगर ये ऐसे ही चलता रहेगा तो कल ईमानदारी से, बिना किसी लीडर के, नेता के दबाव के, बिना किसी सरकार के दबाव के काम करने वाले पुलिस अफसरों के पास में हिम्मत कहां से आएगी कि वो आवाज उठा सके आपके और हमारे हक के लिए, जो आपके और हमारे, जिस तरह ये नेता और आपके हमारे क्या कहते हैं काम करने वाले हैं, आपके हमारे लिए सर्विस करना इनकी जिम्मेदारी है। तो जिस तरह हम इनकी जिम्मेदारी नेताओं की है, उसी तरह ये पुलिस अफसरों की भी जिम्मेदारी है ईमानदारी से काम करें। तो जो ईमानदारी से काम करने वाले पुलिस अफसरान हैं, वो सरकार की गलत नीतियों पर, सरकार के नेताओं की गलत हरकतों पर आवाज उठाएंगे कहां से और एक्शन कैसे ले पाएंगे, जब उनके सामने डॉक्टर हमारे संजीव भट्ट जी जो हैं उनके वो बिल्कुल एक मिसाल बने हुए होंगे कि अगर आप सरकार की किसी गलत नीति के ऊपर आवाज उठाएंगे या गलत बात के ऊपर आवाज उठाएंगे तो आपको ये जुल्म सरकार का सहना पड़ेगा, और आपको किसी न किसी इल्जाम के अंदर तहत वो आपको किसी ना किसी इल्जाम में लगा के आपकी जिंदगी और आपके परिवार की जिंदगी और उनका चैन और सुकून खत्म कर दिया जाएगा। तो मैं आग्रह करता हूं भारत के सभी अमन पसंद, भाईचारा पसंद और खास तौर से इंसाफ पसंद नागरिकों से आग्रह करता हूं एशियन न्यूज के माध्यम से कि प्लीज
संजीव भट्ट आईपीएस अफसर के लिए आवाज उठाइए, उनके परिवार की आवाज बनिए, हर मजलूम के लिए उसकी ढाल बनिए और जालिम के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करके अपने सच्चे हिंदुस्तानी होने का सबूत दीजिए। जय हिंद। आदाब, नमस्कार। मैं रफीक अहमद एक छोटा सा सामाजिक कार्यकर्ता हूं। मैं इस वीडियो के माध्यम से एक गुजारिश करना चाहता हूं अपने भारत सरकार से, अपने न्यायपालिका से। एक ऐसा आईपीएस अधिकारी जिनका नाम संजीव भट्ट है, वो जेल में बंद है, जिनको हमारे समाज में एक आइडियल के तौर पे पेश किया जाना चाहिए था कि किस तरीके से उन्होंने एक घटिया राजनीति से लोहा लेते हुए अपने ईमानदार छवि को सामने रखते हुए कभी किसी से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया और जेल जाना उन्होंने बेहतर समझा, लेकिन कहीं पर भी उन्होंने झुकने की बात को स्वीकार नहीं किया। उनका झुकना यानी कि न्यायपालिका के ऊपर में, न्याय के ऊपर में, लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर में लोगों का विश्वास का खत्म हो जाना था। गुजरात में जो दंगे हुए थे, गुजरात में जो जिस तरीके भी मामले सामने पेश आया था, उसमें एक ऐसा शख्स सामने आया था जो कहीं ना कहीं अपनी ईमानदारी से लोगों के बीच में इस बात का संदेश देना चाहते थे कि अभी भी कानून जिंदा है और उसके लिए ईमानदार लोग काम करने के लिए तैयार हैं। क्या अगर उनको इस तरह के जेल में रखा जाए, वो भी किस लिए कि उन्होंने सरकारी गाड़ी को ऑफ ड्यूटी इस्तेमाल किया, एक ऐसे शख्स के मौत के लिए उनको जिम्मेदार ठहराया जाए जिसकी मौत 10 दिनों के बाद, जेल से 10 दिनों के बाद निकलने के बाद होती है, वो भी किडनी फेल्यूर की वजह से। उनको ये बताकर कि उनको जेल में टॉर्चर किया गया है, उसके लिए संजीव भट्ट को जेल में रख दिया गया है, एक आईपीएस अधिकारी को। मुझे लगता है कि आईपीएस संजीव भट्ट जी को समाज के लिए एक आइडियल के तौर पे पेश किया जाना चाहिए, उनको अवार्ड मिलना चाहिए ताकि हमारे आने वाले पीढ़ियों को ये सबक मिले कि एक ऐसा भी आईपीएस है जिसने अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभाया था, लेकिन उसकी सजा जो है आज उनको जेल में भेज कर मिल रही है। मुझे लगता है कि अगर मोरालिटी को जिंदा रखना है, इस देश के लॉ को मजबूत बनाना है और एक अच्छा संदेश देना है कि हमारे देश में आज भी कानून की इज्जत है, कानून को मजबूत बनाने वाले लोगों की इज्जत है, तो यकीन मानिए संजीव भट्ट जैसे इंसान को जेल में नहीं होना चाहिए। न्यायपालिका अपना कार्य करे, उस पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं है, किसी का भी दबाव नहीं है, लेकिन जो इंसान अगर अपनी जिम्मेदारी को निभाने की कोशिश कर रहा है और उसके सामने कुछ पावरफुल लोग हैं, तो हमेशा जीत कानून की होनी चाहिए, चाहे आज हो या कल हो। मुझे लगता है कि सरकार को इस पर जरूर ध्यान देना चाहिए और हमारे न्यायपालिका को इसके ऊपर में ईमानदारी से काम करने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जी बताइए श्वेता भट्ट जी, आखिरकार ऐसा क्या हुआ था, किस तरह गिरफ्तार किया गया था, जरा बताएंगे। कोई भी सबूत नहीं है, किसी ने कुछ नहीं किया है। देयर आर नो विटनेसेस टू द थिंग। जब आदमी को डिटेन करते हैं तो जेल डॉक्टर्स एग्जामिन करते हैं, फॉर्म्स भरे जाते हैं, उसका पूरे बॉडी को एग्जामिन होता है। व्हेन ही इज अगेन रिलीज्ड वही पूरी प्रोसीजर होती है। ऐसा नहीं होता कि किसी को आप मारो या वुंड हो तो छुप जाए और किसी को पता नहीं चले। ही वॉज एब्सोल्युटली मूवेबल, ही नेवर कंप्लेन्ड अबाउट एनीथिंग। जब उसको रिलीज़ करते तब मैजिस्ट्रेट के सामने उसको खड़ा किया जाता है। मैजिस्ट्रेट हिमसेल्फ पूछते हैं, उसको प्रोडक्शन रिपोर्ट कहते हैं कि यू हैव एनी प्रॉब्लम, आपको कुछ को टॉर्चर किया गया, आपको कुछ मारा गया, डू यू हैव टू से एनीथिंग। तब भी कोई कंप्लेन नहीं, कोई बात नहीं, कोई स्टाफ मेंबर को कंप्लेन नहीं की है, कोई स्टाफ मेंबर ने किसी ऊपरी अधिकारी को कंप्लेन नहीं की है, नथिंग एट ऑल। ही वॉक्स आउट हैप्पीली। और 18 दिन के बाद अगर उनके साथ कुछ हो जाता है तो हाउ इज एनीबडी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। और ये बात तो एक साइड पे रही, ये डॉक्टर के ओपिनियंस भी है। डॉक्टर नारायण रेड्डी ने खुद एक ओपिनियन दिया है इस पे, टेलिंग कि हाउ दिस इज नॉट पॉसिबल। तो उसको बुलाया नहीं जाता, क्यों नहीं, क्यों बुला के पूछो तो सही उसको। और ऑल सेड एंड डन, द मैन वॉज नेवर अरेस्टेड बाय माई हस्बैंड। कुछ भी नहीं, हमें दे वर ऑलरेडी अरेस्टेड व्हेन दे गो टू द क्राइम सीन। कुछ भी नहीं है, नो एविडेंसेस, नथिंग, दे वर नॉट इवन डिटेन्ड बाय संजीव। कौन से बेसिस पे आप 302 लाइफ इम्प्रिजनमेंट लगाते हो? बहुत बड़ी बात हो जाती है यार। एक लाइफ इम्प्रिजनमेंट एक ऑफिसर को देते हो, उसके साथ पूरी फैमिली को लाइफ इम्प्रिजनमेंट देते हो आप लोग। ये कोई छोटी बात नहीं है, किसी की जान की बात है, किसी की लाइफ और डेथ की बात है। और 35 साल ये सेवा करने के बाद एवरीबडी, यू आस्क ईच एंड एवरी पर्सन, सब कहेंगे कि संजीव भट्ट इज अ वेरी ऑनेस्ट एंड अपराइट ऑफिसर। इतना काम करने के बाद दिस इज व्हाट वी गेट एट द एंड ऑफ दिस।
नो डिग्निटी, नथिंग। कौन पुलिस ऑफिसर काम करेगा कल को आके, आप बताओ मुझे। जैसे कि आप देख रहे हैं, लगातार हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट संजीव भट्ट की आवाज उठाते नजर आ रहे हैं। इस शो में फिलहाल इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।